सूत्रों से पता चला है कि मध्य प्रदेश में इस बार बीजेपी 64 वर्ष के शिवराज सिंह चौहान की जगह किसी और नेता को मुख्यमंत्री पद के लिए चुन सकती है और यह बात शायद शिवराज सिंह चौहान को भी अब तक बता दी गई है और इसीलिए अब उन्होंने धीरे धीरे अपने नाम को वापस लेना शुरू कर दिया है और अपने एक ताजा बयान में उन्होंने कहा है कि उनके लिए मामा और भैया का पद सबसे बड़ा है। यानी उनके लिए मुख्यमंत्री पद जो है वो मायने नहीं रखता। जो पद देश की जनता ने उन्हें दिया है, उनके राज्य की जनता ने उन्हें दिया है, वो उन्हें मायने रखता है। यानी मामा और भैया का पद उनके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है। मामा और भैया का जो पद है वो दुनिया में किसी भी पद से बड़ा पद है। इससे बड़ा पद कोई नहीं है, इससे बड़ा पद कोई। मामा और भैया का जो पद है वो दुनिया में किसी भी पद से बड़ा पद है। इससे बड़ा पद कोई नहीं है, इससे बड़ा पद कोई। तो असल में शिवराज सिंह चौहान को मध्य प्रदेश में आमतौर पर वहां के परिवारों में, घरों में मामा कहकर बुलाया जाता है। वो मामा के नाम से वहां लोकप्रिय है और आपने देखा होगा कि शिवराज सिंह चौहान अपने वीडियोस तो लगातार जारी कर रहे हैं, लोगों से लगातार मिल रहे हैं और लगातार मीडिया में इंटरव्यूज भी दे रहे हैं। यानी इनडायरेक्टली वो रेस में हैं, लेकिन पहले ही दिन से ये भी कह रहे हैं कि मैं रेस में नहीं हूं। हैं भी, लेकिन कह रहे हैं कि मैं रेस में नहीं हूं। लेकिन अब पिछले 2-3 दिन में उनके व्यवहार में थोड़ा सा बदलाव देखने को मिला है और अब धीरे 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 ऐसा लगता है कि वो अपने नाम को वापस खींच रहे हैं, अपने नाम को विदड्रॉ कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में वर्ष 2003 से 2023 के बीच लगभग 17 वर्षों तक शिवराज सिंह चौहान बीजेपी के मुख्यमंत्री रहे हैं। लेकिन ऐसी खबरें हैं कि इस बार बीजेपी किसी महिला नेता को मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाना चाहती है और इन नेताओं में भी रीति पाठक का नाम सबसे आगे चल रहा है। अब देखिए, आप हैरान हो गए होंगे क्योंकि 46 वर्ष की रीति पाठक बीजेपी के उन 7 सांसदों में से एक हैं जिन्हें इस बार बीजेपी ने दिल्ली से मध्य प्रदेश में विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए भेज दिया था। और आज रीति पाठक ने दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात की है। तो बीजेपी शुरू से ही, अगर आप देखेंगे बीजेपी को, तो वो हमेशा हैरान करने वाले फैसले लेती है। ऐसे फैसले लेती है जिनके बारे में किसी ने सोचा नहीं होता। और आपको याद होगा, बीजेपी की सबसे बड़ी प्रयोगशाला तो गुजरात है और गुजरात में जिस तरह के बदलाव बीजेपी ने हाल ही के कुछ वर्षों में किए हैं, चुनाव से पहले अपने सारे विधायकों को बदल देना, चुनाव के बाद या चुनाव से पहले मुख्यमंत्री को बदलना, फिर जिस प्रकार का नेता को वहां मुख्यमंत्री बनाया गया, उससे आपको यह समझ में आएगा कि बीजेपी में किस तरह की थिंकिंग इस समय चल रही है। और अगर आप गुजरात मॉडल को उठाकर स्टडी करेंगे तो उसमें आपको मध्य प्रदेश का जवाब भी मिल जाएगा, राजस्थान का भी, और छत्तीसगढ़ का जवाब भी आपको उसी में छिपा हुआ है। तो इसलिए आज अगर आप चाहें तो गुजरात मॉडल का एक रिवीजन कर लीजिए। बीजेपी ने आज राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को लेकर एक सूची तो जारी की है नामों की, लेकिन इस सूची में इन राज्यों के मुख्यमंत्री का नहीं, बल्कि मुख्यमंत्रियों को चुनने वाले केंद्रीय पर्यवेक्षकों का नाम था, जो इन राज्यों में जाकर वहां के विधायकों के साथ मिलेंगे, बैठक करेंगे और फिर इसके बाद मुख्यमंत्रियों के नामों का ऐलान किया जाएगा। यानी ये जो सिलसिला है ये अभी लंबा चलेगा। बीजेपी ने राजस्थान में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, पार्टी महासचिव विनोद तावड़े और राज्यसभा के सांसद सरोज पांडे को केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। और इस घोषणा के बाद आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात भी की और हमें यह पता चला है कि राजनाथ सिंह रविवार को जयपुर जाएंगे और उसी दिन जयपुर में विधायक दल की बैठक होगी और फिर इसी बैठक में मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान हो जाएगा। यानी आपको रविवार तक का इंतजार करना पड़ेगा। शायद रविवार शाम तक आपको यह पता चलेगा कि राजस्थान का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। और यह टीम है जो बीजेपी ने नियुक्त की है, यह टीम वहां जाएगी, ये विधायकों से मिलेगी और फिर रविवार शाम तक देश के सामने ऐलान कर देगी कि राजस्थान का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। हालांकि इस बैठक से पहले आज शाम को बाबा बालकनाथ ने सरोज पांडे से मुलाकात की, जिन्हें राजस्थान में बीजेपी ने अपना केंद्रीय पर्यवेक्षक बनाया है, जो कि अभी हमने आपको उनकी तस्वीर भी दिखाई। और इससे पहले महंत बालकनाथ ने कल गृह मंत्री
अमित शाह से भी मुलाकात की थी। 39 वर्ष के महंत बालकनाथ ओबीसी समुदाय से आते हैं और उन्हें राजस्थान का योगी आदित्यनाथ भी कहा जाता है। और अगर उन्हें मुख्यमंत्री बना दिया तो आप समझ लीजिए कि उत्तर प्रदेश के बाद राजस्थान दूसरा ऐसा राज्य होगा जहां का मुख्यमंत्री एक संत को बनाया गया है। महंत बालकनाथ के अलावा राजस्थान में बीजेपी के बड़े आदिवासी नेता किरोड़ी लाल मीणा का नाम भी इस रेस में काफी आगे चल रहा है, जिन्होंने राज्यसभा की सदस्यता से अपना इस्तीफा दे दिया है। यानी इस्तीफा देने वालों की जो सूची है बीजेपी में वो तो बहुत लंबी है। कई केंद्रीय मंत्री और कई सांसद इस्तीफा दे चुके हैं। अब इनमें से बनेगा कौन, यह कहना बड़ा मुश्किल है। इसी तरह मध्य प्रदेश में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, बीजेपी के नेता के लक्ष्मण और पार्टी सचिव आशा लाखड़ा को केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है और बीजेपी की ये तीनों नेता रविवार को भोपाल जा सकते हैं। और मध्य प्रदेश में बीजेपी के विधायकों की बैठक सोमवार को होने वाली है और इसी बैठक में मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान किया जाएगा। यानी जो काम राजस्थान में शायद रविवार को होगा वही काम भोपाल में सोमवार को होगा। यानी सोमवार से पहले मध्य प्रदेश में भी मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान संभव नहीं है। इसलिए अब आप अपने रजिस्टर में अब लिख के रख लीजिए कि राजस्थान में शायद रविवार को और मध्य प्रदेश में शायद सोमवार को नामों का ऐलान होगा। छत्तीसगढ़ में भी इसी तरह कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा, केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल और बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत गौतम को केंद्रीय पर्यवेक्षक बनाया गया है। यानी छत्तीसगढ़ की जो टीम है वो ये है जो आपकी स्क्रीन पर है। और बीजेपी के ये तीनों नेता रविवार को रायपुर जाएंगे और उसी दिन छत्तीसगढ़ में बीजेपी के विधायकों की बैठक होगी और फिर नए मुख्यमंत्री का नाम का फैसला छत्तीसगढ़ में रविवार को ही हो सकता है। हमने आपको तीनों राज्यों की टीम बता दी कि कौन कौन सी तीन सदस्यों वाली टीम नियुक्त की गई है। अब ये टीम वहां जाएंगी, विधायकों से मिलेंगी और फिर आपको बताएंगे कि मुख्यमंत्री कौन होगा। से एक बड़ा दिलचस्प सवाल मैं पूछने वाला हूं, क्या आपने अपने जीवन में 200 करोड़ रुपए कैश कभी भी एक साथ देखे हैं? और मुझे यकीन है आप में से किसी ने भी इतना पैसा एक साथ कभी नहीं देखा होगा। लेकिन आज हम आपको 200 करोड़ रुपए का एक कैश लोक दिखाएंगे। आज हम आपको बताएंगे, दिखाएंगे कि 200 करोड़ रुपए एक साथ कैसे दिखते हैं। जब नोटों को ट्रक में सामान की तरह लाद कर ले जाया जाता है तो वो नजारा कैसा होता है। आयकर विभाग की अलग अलग टीमों ने झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल में 10 से ज्यादा ठिकानों पर छापे मारे और यह कार्रवाई शराब बनाने वाली उन कंपनियों पर हुई जो कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा सांसद धीरज साहू और उनके परिवार की कंपनियां हैं जो शराब बनाती हैं। इस कार्रवाई में झारखंड में उनके पैतृक आवास पर भी रेड डाली गई। इसके अलावा जांच टीम को सबसे ज्यादा कैश ओडिशा के बालंगीर जिले से बरामद हुआ है, जहां बड़ी बड़ी अलमारियों में पैसा छिपा कर रखा हुआ था और यह पैसा इतना है कि जांच टीम अब भी इस समय भी नोटों की गिनती का काम पूरा नहीं कर पाई है। इतना पैसा है। अकेले ओडिशा के सिर्फ एक जिले में 30 बैंक कर्मी इन नोटों को गिन रहे हैं लगातार बिना रुके और इसके लिए नोट गिनने वाली 8 बड़ी मशीनों की मदद ली जा रही है। और आयकर विभाग ने कहा है कि उसे इस कार्रवाई में जो कैश मिला है वो कुल 156 बैग्स में भरकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थानीय ब्रांच में रखवा दिया गया है। अब आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि बड़े बड़े ट्रकों में भरकर यह पैसा कैसे बैंकों में भेजा जा रहा है और यह सारा पैसा असल में आपका पैसा है। देखिए जो ट्रक आप देख रहे हैं, इन ट्रकों में बड़ा बड़ा भारी भरकम सामान लाद के ले जाया जाता है, लेकिन आप हैरान हो जाएंगे कि इन ट्रकों में पैसा रखा हुआ है। इतना पैसा है कि उसे ट्रक में भर कर ले जाया गया। अब आप सोचिए, इतना पैसा आपने कभी देखा तो नहीं होगा, लेकिन यह पैसा है आपका, यानी ये देश की आम जनता का पैसा है जिसे कांग्रेस के एक राज्यसभा सांसद ने जमा करके रखा हुआ था। और अब लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि डिजिटल इंडिया के इस दौर में इस सांसद के पास इतना पैसा, इतना कैश कहां से आया? तो आयकर विभाग का कहना है कि इस सांसद ने टैक्स की चोरी के मामले में इस सांसद के परिवार से जुड़ी कंपनियों पर आईटी ने छापा मारा और यह सारा टैक्स चोरी का हो सकता है। यानी जो टैक्स चोरी करके जो पैसा बनाया गया है ये वो पैसा है जिसके ऊपर टैक्स नहीं दिया गया। आज मोदी की गारंटी की चर्चा सिर्फ भारत में नहीं हो रही, बल्कि दुनिया के बड़े बड़े नेता
अब मोदी की गारंटी का जिक्र कर रहे हैं। रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने मॉस्को में कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी की नीतियां भारत और रशिया के रिश्तों को और मजबूत करने की गारंटी है। तो देखिए, व्लादिमीर पुतिन खुद एक बहुत मजबूत नेता माने जाते हैं और वो कितना दिल खोलकर न सिर्फ मोदी की तारीफ कर रहे हैं, बल्कि प्रधानमंत्री मोदी से वो खुद भी बहुत प्रभावित हैं। और वो किस तरह से ये बात कह रहे हैं कि हम तो एक ऑब्जर्वर की तरह, देखिए उन्होंने क्या बड़ी दिलचस्प बात कही कि वो कभी इस बारे में प्रधानमंत्री मोदी से बात नहीं करते, लेकिन वो दूर बैठकर, बाहर बैठकर भारत में जो कुछ हो रहा है उस पर नजर रखते हैं, उसे ऑब्जर्व करते हैं। और जब वो ऑब्जर्व कर रहे हैं ये बातें, तो उन्हें ऐसा लगता है कि मोदी की जो गारंटी है वो वाकई में ऐसी गारंटी है जो टूट नहीं सकती। और ये बात कोई और नहीं बल्कि व्लादिमीर पुतिन कह रहे हैं। और वो ये भी कह रहे हैं कि मोदी का जो जुनून है अपने देश के लोगों के लिए, अपने देश के लोगों की भलाई करने के लिए, वो ऐसा जुनून है कि उसे कोई रोक नहीं सकता। तो आपको बताएंगे कि कांग्रेस और विपक्षी दल प्रधानमंत्री मोदी का विरोध करते करते कैसे अब पहले तो भारत का विरोध करने लगे। उन्हें लगा कि भारत का विरोध करो तो इसका मतलब मोदी का विरोध, और वो कंफ्यूज हो गए। अब वो एक कदम और आगे निकल गए हैं और अब वो भारत की संस्कृति, अब वो सनातन धर्म पर हमला कर रहे हैं। और अब गाय और गौमूत्र का हमारे देश में मजाक उड़ाया जा रहा है। ये नेक्स्ट लेवल है। विपक्षी दलों को शायद ये गलतफहमी है कि सनातन धर्म और गाय का अपमान करने से वो प्रधानमंत्री मोदी को कमजोर कर देंगे, बीजेपी को कमजोर कर देंगे। और ये गलतफहमी उन्हें पहली बार नहीं हुई है। इससे पहले इन्हीं विपक्षी दलों ने प्रधानमंत्री मोदी का विरोध करने के लिए भारत में बनी कोविड की वैक्सीन का विरोध किया, चंद्रयान 3 की कामयाबी का विरोध किया, उसका मजाक उड़ाया। भारत और चीन के बीच जब सीमा विवाद हुई तो उन्होंने भारतीय सेना पर सवाल उठाए और चीन का साथ दिया। हमारे देश में जो G20 समिट हुआ उसका विरोध किया गया, उसका मजाक उड़ाया गया। और अब ये विपक्षी दल प्रधानमंत्री मोदी का विरोध करने के लिए सनातन धर्म का मजाक उड़ा रहे हैं, गाय का और गौमूत्र का मजाक उड़ा रहे हैं।